यह ऑक्टागन लॉज में मेरा कॉटेज। समय अभी शाम का 6 ही बजा है। तंजानिया के कराटो गांव में स्थित एक छोटा पर्यटक लॉज है ऑक्टागन। इस तरह के अनेकों लॉज अफ्रीकी देशों में होते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों के नजदीक या वहां रास्तों पर छोटे गांवों में इस प्रकार के लॉज होते हैं। दिन के समय राष्ट्रीय उद्यानों और प्राकृतिक संरक्षण क्षेत्र की लंबी यात्रा के बाद मुसाफिर यहां रात को आते हैं। नहाकर तरोताजा होने के बाद बार या भोजनालय में वो लोग शाम का समय बिताते हैं। तंजानिया में इस प्रकार के अनेक सफारी लॉज हैं। जंगली पत्थर से बनाए गए कुछ प्राकृत अवस्था में दिखने वाले कॉटेज भी यहाँ हैं। लकड़ी के मकान और घास के छप्पर वाले मकान आदि भी होते हैं इस तरह के लॉज में। हमारे देश के प्रत्येक गांव में रिसोर्ट नामक पारंपरिक संकल्पना को छोड़कर प्रकृति से जुड़ने वाले लोगों को बिल्कुल ही नया अनुभव प्रदान करने वाले इस प्रकार के पर्यटन संकल्पना की आवश्यकता है। ऑक्टागन लॉज का परिसर बहुत विशाल है। इधर उधर घास के छप्पर वाले मकान दिख रहे हैं। वो या तो बार होगा या फिर भोजनालय। इस लॉज का भोजनालय है यह। लॉज में रहने वालों के लिए 7 बजे ही भोजनालय में भोजन तैयार किए जाएंगे। मैंने भोजनालय के अंदर प्रवेश करके देखा तो सही, लेकिन वह बिल्कुल शून्य था। कुछ जल्दी लॉज पहुंच गया हूं। रात तक कुछ खास करने के लिए नहीं है। ये लॉज का बार है। यहां भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इस पूरे लॉज में एक ही टेलीविजन है, उसे बार में स्थापित कर रखा है। भोजनालय या कॉटेज में टेलीविजन नहीं है। टीवी में समाचार देखते हुए संध्या समय यहां बैठे रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है मेरे पास। अभी समय 7 बजा है। लॉज की बत्तियां जल उठी। अच्छी ठंड भी है। अब भोजनालय की ओर चलता हूं। वहां अभी भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अन्य कॉटेज में रहने वाले या यहाँ के कर्मचारी तक वहां नहीं हैं। बहुत ही रोचक भोजनालय, घास के छप्पर वाली इमारत, अफ्रीकी जिंदगी के चिन्ह दीवार पर प्रदर्शित किए हुए हैं। लंबा हॉल खाली पड़ा है। रसोई से कुछ आवाज आ रही है। कुछ भी हो, मैं बाहरी बरामदे की एक कुर्सी पर जम गया। दीवार पर तंजानिया के लोगों की अनोखी जिंदगी की सीधी छवि दिख रही है। छप्पर एक प्रकार के केले के झाड़ों के छाल से बनाए गए हैं। इस प्रकार की व्यवस्था में मैं पहली बार कोई लॉज देख रहा हूं। 1-2 और लोग वहां पहुंचे। भोजन का समय हो गया है। सबसे पहले सूप दिया गया। ठंड से ठिठुरते समय भाप उड़ने वाला गर्म सूप ने जो राहत पहुंचाई है वह बिल्कुल छोटी नहीं है। सूप का मजा लेकर खत्म करते ही खाने के अन्य व्यंजन भी आ गए। रात के समय मैं बहुत सादा भोजन करता हूं। 1 चम्मच चावल, दाल और कुछ फलों में रात का खाना हो गया। अगले दिन सुबह नहाकर तैयार होकर मैं 4 नंबर कॉटेज से बाहर निकला। लॉज में रहने वाले अन्य किसी को बाहर नहीं देखा। उनमें से किसी ने भी अब तक बिस्तर नहीं छोड़ा होगा। मेरे इतनी जल्दी तैयार होकर निकलने का एक कारण है। आज सबसे पहले गोरंगोरो संरक्षण क्षेत्र की ओर जाना है। कराटो से लगभग 20 किलोमीटर जाना है वहां के लिए। कल रमी ने आज सुबह 7 बजे भोजनालय में मिलेंगे करके बोला था। कैमरे के बैटरियों को चार्ज करके ही कॉटेज से बाहर निकला हूं। इस लॉज में लौटकर नहीं आना है। भोजनालय में रमी मेरे इंतजार में बैठा था। मैंने कहा कि हम बाहर बरामदे में बैठकर भोजन करते हैं। अनेकों पक्षी इस लॉज के परिसर में हैं। उनकी चहचहाहट सुनते हुए बैठेंगे। वहां का कर्मचारी चाकू कांटा आदि विधिपूर्वक लगाकर चला गया। नाश्ता तैयार हो रहा है।
बुफे रीति में यहाँ खाना मिलता है। इसके बावजूद जल्दी बाहर जाने वालों के लिए खाने की सामग्री मेज पर लाकर भी परोसे जाते हैं। बिना देरी के सारे व्यंजन मेज पर पहुंच गए। भुनी हुई ब्रेड, उबला हुआ आलू, तला हुआ अंडा, कुछ फल। हम जिस बरामदे में बैठे हैं उसके नजदीक के पेड़ पर मेरी जिंदगी में अब तक न देखा हुआ पक्षी डालियों पर झूल रहे हैं। नाश्ता करके निकलते समय भी रमी व्हाट्सएप के चंगुल में फंसा हुआ है। कॉटेज की चाबी लौटाकर मैं गाड़ी की ओर चला। लॉज का कर्मचारी मेरे और रमी के लिए दोपहर का खाना लिए ये जा रहा है। इस तरह के लॉज के बिल में नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना आदि के रकम भी जोड़ दिए जाते हैं। आज भी हम लोग एक गेम ड्राइव के लिए जा रहे हैं। अफ्रीका में वन्य जीव अभयारण्य से लेकर इस तरह की सफारी गाड़ियों में की जाने वाली यात्रा को ही गेम ड्राइव कहते हैं। जानवरों को देखने के लिए उनके रहने वाली जगहों पर गाड़ी में जाते हैं। तंजानिया का एक आंतरिक ग्रामीण सड़क है यह। कल हम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से आज वापस मुख्य सड़क की ओर नहीं जा रहे हैं। तंजानिया की शुद्ध प्रादेशिक दृश्यों को दर्शकों के सामने रखने के लिए ही मैंने आज इस रास्ते से गाड़ी चलाने के लिए कहा है। ऐसी भूमि जिस पर किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं किया गया है, विशुद्ध ग्रामीण दृश्य, पूरी तरह से ग्रामीण मकान, उनकी खेती हर जमीन ये दिख रही है। मक्की और बीन्स की फसल की कटाई के बाद की जमीन गर्मी से सूख कर शुष्क हुई पड़ी है अभी मिट्टी। फसल की कटाई के बाद उत्पन्नों को जमा करके रखने के शेड जमीन के बीच में बने हुए हैं। कराटू के ग्रामीण रास्ते से होकर जाते हुए मैं यहाँ के ग्रामीणों की जिंदगी के बारे में सोचता रहा। अन्य कहीं अफ्रीकी गांवों की तुलना में शांतिपूर्वक जीवन यापन करने वालों के गांव हैं तंजानिया में। इस देश के 76% जनता ग्रामीण प्रदेश में रहती है और खेती को जीवन यापन का जरिया बना रखा है। सिंचाई की कोई खास सुविधा गांव में उपलब्ध नहीं है। इस कारण से बारिश पर आधारित है इनकी खेती। आदिवासी विविधता के मामले में भी अफ्रीकी देशों में सबसे आगे हैं तंजानिया। 125 जनजातीय विभाग यहाँ बसते हैं। इसी कारण से अन्य कहीं अफ्रीकी देशों की तरह यहाँ नस्लीय दंगे और हत्याएं नहीं होती हैं। गांव को पीछे छोड़कर हम लोग हाईवे पर पहुंच गए हैं। गोरंगोरो संरक्षण केंद्र की ओर जाने वाली सड़क है यह। गोरंगोरो क्रेटर यहाँ के सबसे बड़ा प्राकृतिक अजूबा है। 30 लाख वर्ष पहले विस्फोट हुए एक ज्वालामुखी का मुंह है गोरंगोरो क्रेटर। वह प्रदेश एक जंगल का रूप धारण करके वन्य जीवों का एक बहुत बड़ा आवास केंद्र हो गया है। कम जमीन पर खेती करके जीवन यापन करने वाले लोगों का इलाका। अच्छी सड़क है। यह सीधी गोरंगोरो संरक्षण क्षेत्र पार करके शेरंगेटी राष्ट्रीय उद्यान तक जाती है। तंजानिया के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर जाने वाली मुख्य सड़क। प्रशासनिक और नस्ली रूप में यहाँ अमन कायम है, तो भी तंजानिया की सबसे बड़ी परेशानी गरीबी है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार देश की 68% जनता गरीबी रेखा के नीचे है। पौष्टिक भोजन की कमी की वजह से होने वाली शिशु मृत्यु यहाँ एक साधारण घटना मात्र है। कृषि के क्षेत्र में नवीन पद्धतियों को लागू न करना और सिंचाई की सुविधाओं की अपर्याप्तता गरीबी के मुख्य कारण है। यहाँ की जनता खेती करने के लिए तैयार हैं और वो लोग पारंपरिक रूप से किसान भी हैं, तो भी प्रभावी खेती करने की परिस्थिति नहीं है। यहाँ एड्स की बीमारी है तंजानिया को झेलनी पड़ रही दूसरी समस्या। देश के 15 से 49 आयु वर्ग के बीच की जनता में 5% से अधिक लोग HIV संक्रमित हैं। तंजानिया की 15 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनता में 67% लोग साक्षर हैं। 15 साल की उम्र तक यहाँ शिक्षा को अनिवार्य भी कर रखा है। पर्यटकों को साथ लिए सफारी गाड़ियों की यात्रा
शुरू हो गई है। थोड़ी देर बाद सुवर्ण पहाड़ दिखने लगेंगे। फसल की कटाई के बाद के गेहूं के खेत हैं ये। हमारे देश की तरह सीमा निर्धारित करके सटीक आकार में तैयार नहीं किए गए हैं यहाँ के खेत। कृषि क्षेत्र पहाड़, उसके ढलान और घाटी के रूप में फैले हुए हैं। वहां इधर उधर पेड़ उगे हुए होंगे। उनके बीच में ये लोग गेहूं की बुआई करते हैं। भूमि जिस प्रकार पड़ी है उसमें कोई बदलाव लाए बिना गेहूं की खेती करते हैं। बड़े खेतों में यंत्रीकृत कृषि होती है। गोरंगोरो संरक्षण क्षेत्र का प्रवेश द्वार है यह। फाटक के आगे बहुत सारे लोग जमा हैं। गाड़ी यहां खड़ी करके टिकट लेने के लिए रमी गया। मुझसे $400 लेकर गया है वह। $400 यानी कि 25,000 से अधिक रुपए हुए। मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतने अधिक रुपए की आवश्यकता क्या हो सकती है। तंजानिया के किसी विद्यालय से आए बच्चे भी हैं अभी यहाँ। वो लोग जैकेट आदि पहनकर अनुशासनबद्ध कतार में जा रहे हैं। अनेकों सफारी वाहन यहां पहुंचे हुए हैं। उस प्रकार खड़े रहते समय ऊपर लाउडस्पीकर बंधी हुई एक गाड़ी कुछ घोषणा करती हुई आती दिखाई दी। कोई अति विशिष्ट व्यक्ति का आगमन हो रहा है। घोषणा से मुझे यही लगा। केनिया और तंजानिया में इस तरह की गाड़ियां ही गेम ड्राइव के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। छत की तरफ ऊपर उठाकर रख सकने लायक बनाई गई लैंड क्रूजर गाड़ियां। इन गाड़ियों की कंपनी इस प्रकार निर्माण नहीं करती है। जापान आदि जगहों से सेकंड हैंड गाड़ियों को यहां आयात किए जाते हैं। उसके बाद यहां के वर्कशॉप में ले जाकर गाड़ियों की लंबाई थोड़ी बढ़ाई जाती है। इंजन और आगे का भाग ही वास्तविक लैंड क्रूजर के होते हैं। पिछले भाग को स्थानीय वर्कशॉप वाले बढ़ाकर बनाते हैं। छत को ऊपर की ओर उठाने लायक भी बना देते हैं। इनमें दोनों तरफ विंडो सीट ही हैं। 2 कतार में 6 विंडो सीट पीछे और आगे ड्राइवर के बगल में 1 सीट। इस प्रकार 7 लोग ऐसी गाड़ियों में सवार होकर गेम ड्राइव के लिए जा सकते हैं। मेरा इंतजार करते टिकट लेकर रमी आ पहुंचा। द्वार पार करके हम लोग गोरंगोरो संरक्षण क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मैंने अब तक इस दुनिया में जितने भी पर्यटन केंद्रों के दौरे किए हैं उनमें प्रवेश करने मात्र की टिकट के लिए इतनी अधिक रकम केवल यहीं देना पड़ा है। $390 के करीब मेरी टिकट और गाड़ी के प्रवेश के फीस के रूप में वसूले गए हैं। यानी कि लगभग 24,000 रुपये गोरंगोरो संरक्षण क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए तंजानिया सरकार वसूल करती है। मैं जब यह सोच रहा था तब हेडलाइट चमकाती हुई गाड़ियों का एक काफिला बड़ा चला आ रहा है। तब रमी ने मुझे पहली सुनी घोषणा के बारे में बताया। तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन द्वारा इस प्रदेश का दौरा करने का दिन है आज। तंजानिया में बहुदलीय प्रणाली के अधीन शासन होता है। सीसीएम के संक्षिप्त रूप से जाने जाने वाली चामाचा मेपुंदुजी पार्टी ही लंबे समय से सत्ता में काबिज है। चामाचा मेपुंदुजी नामक स्वाहिली शब्द का अंग्रेजी अर्थ पार्टी द रेवोल्यूशन है। सीसीएम पार्टी के प्रमुख नेता जॉन मगुफुली थे इससे पहले देश के राष्ट्रपति। सिविक यूनाइटेड फ्रंट है यहाँ की एक अन्य प्रमुख राजनीतिक पार्टी। राष्ट्रपति के काफिले के जाने के बाद ही अन्य गाड़ियों को जाने की अनुमति मिलेगी। हमारी यात्रा फिर से शुरू हो गई है। जंगल से होकर है यात्रा। गोरंगोरो क्रेटर के चारों ओर गोलाकार में चबूतरे जैसा भाग है। उस चबूतरे के ऊपर से है अभी हमारी यात्रा। अब हमें क्रेटर के अंदर उतरना है। गोलाकार में एक पहाड़ की कल्पना करो। उसकी चोटी पर ठीक बीच में 600 मीटर गहरा और 300 वर्ग किलोमीटर चौड़ा गड्ढा, वही है क्रेटर। यहाँ एक व्यू पॉइंट है।
बहुत लोग वहां खड़े होकर क्रेटर का नजारा देख रहे हैं। नीचे बहुत विशाल समतल प्रदेश, उसके चारों ओर गोलाकार में एक बृहद चबूतरा। पहाड़ों से घिरी हुई घाटी नहीं है यह, एक पुरानी ज्वालामुखी का मुंह है। 30 लाख वर्ष पहले के एक विस्फोट में लावा बहकर खाली हुई जगह। दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का मुंह है यह। आज यह एक विशाल समतल के समान दिखाई दे रहा है। अफ्रीका के ही पशु विविधता का एक सविशेष भूभाग है गोरंगोरो क्रेटर। हिरन, जंगली भैंसा, हाथी, ज़ेब्रा, विल्ड बीस्ट आदि हैं वहां। शेर, चीता, गेंडा आदि की भी उपस्थिति वाली जगह है यह। इसी पशु विविधता के कारण ही गोरंगोरो क्रेटर एक अद्भुत स्थल बन जाता है। क्रेटर का समतल प्रदेश घास का विशाल मैदान है, लेकिन चारों ओर के विशाल चबूतरे वाली जगहों पर घना जंगल भी है। इसके अंदर भी हैं बहुत सारे जंगली जानवर। क्रेटर के ठीक बीच में जमे हुए नमक के झील जैसा एक भाग है। उसके अलावा पानी के अनेकों सोते और दलदल भी क्रेटर में दिखाई दे रहे हैं। चबूतरे के नीचे के एक तरफ का दृश्य अभी देखे हैं तो दूसरी तरफ के दृश्य देखने अभी जा रहे हैं। हमारी गाड़ी यहाँ पार्क हुई है। यह है क्रेटर के चबूतरे पर खड़े होकर दिखने वाले दूसरी तरफ के नजारे। क्रेटर का बाहरी भाग है यह। हम जिस रास्ते से क्रेटर के गेट तक आए हैं वह रास्ता और उसके किनारे दिखी फसल की कटाई की बाद की जमीन आदि वहां दूर दिख रहे हैं। उस घाटी से एक पहाड़ चढ़कर ही हम गोरंगोरो क्रेटर के चबूतरेदार किनारे पर पहुंचे हैं। क्रेटर के चबूतरेदार किनारे से होकर हमारी यात्रा जारी है। अब नीचे क्रेटर के अंदर उतरना है। इस चबूतरे से 600 मीटर नीचे है क्रेटर का समतल प्रदेश। वास्तव में एक विश्व अजूबा है गोरंगोरो क्रेटर। 30 लाख वर्ष पहले विस्फोट के बाद लावा के बह जाने के उपरांत ठंडा होकर जम गया एक ज्वालामुखी का मुंह बाद में पशु विविधता का क्षेत्र बन गया। इतिहास कहता है कि लगभग 2000 वर्ष पहले इस क्रेटर में मनुष्यों का प्रवेश हुआ था। शिकार करके जीवन यापन करने वाले मंगलू जनजाति के लोगों ने ही वहां सबसे पहले रहना शुरू किया था। 1700 के दशक में दातोगा आदिवासी जनसमूह भी क्रेटर में रहने पहुंचे। 1800 के दशक में मसाई बड़ी मात्रा में गोरंगोरो क्रेटर और समीप के प्रदेशों में आकर बसे। उसके साथ ही अन्य जनजाति समूह वहां से पीछे हट गए। थोड़ी देर बाद घना जंगल पीछे छूटता नजर आने लगा। क्रेटर के दूसरी तरफ है घास के ये मैदान। क्रेटर के चबूतरे के रूप में स्थित पहाड़ है यह। दूर जानवरों का एक झुंड घूमते हुए दिख रहा है। मसाइयों के द्वारा ले जाए जा रहे गायों का झुंड। ज़ेब्रा के घास चरते खड़े मैदान से होकर 2 मसाई चलकर जा रहे हैं। उनसे आगे मिट्टी के रास्ते से होकर हमारी यात्रा जारी है। गोरंगोरो क्रेटर में उतरने के रास्ते की तरफ जा रहे हैं हम। यहाँ ऐसा भी एक दृश्य है। 1-2 जिराफ घाटी चढ़कर जा रहे हैं। विकृत रूप के साथ जिराफ जा रहा है। बहुत दुर्लभ ही जिराफ क्रेटर के अंदर उतरते हैं। क्रेटर के चारों ओर के भाग और पहाड़ के ऊपर है इनका निवास। इसलिए रमी ने जिराफ को अच्छी तरह से कैमरे में कैद करने के लिए कहा। इस प्रकार जानवरों की अपनी आवास व्यवस्था में स्वतंत्र होकर घूमना एक दिलचस्प दृश्य है। अनेकों जंगली जानवरों के उनके अपने आवास केंद्र में रहकर उन्हें अपने कैमरे में कैद करने के लिए जा रहा हूं मैं। अब क्रेटर के अंदर उतरना है। उसके लिए क्रेटर को घेरे हुए
पहाड़ के ऊपर से हमारी यात्रा जारी रही।